मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तब मेरी ग्रीटिंग्स आप लोग एक्सेप्ट करिए। और आज जो है हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, पहले इस चैप्टर को आप समझिए कि आखिर ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड जो टर्म है, ये आपका इकोनॉमिकल टर्म है। पहली बात तो इसको दिमाग में रखिएगा, इकोनॉमिकल टर्म है। अगर आप इकोनॉमिकल टर्म की बात कर रहे हैं, तो आपके इकोनॉमिक्स में भी एक चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, तो उसी से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर आप हिस्ट्री से रिलेटेड चीजों को देखेंगे। और इस चैप्टर में आप लोग को ये देखना है कि वर्ल्ड जो आज के डेट में देखते हैं, जो कि ग्लोबलाइजेशन का एक वर्ड आपको देखने को मिलता है, वो आज के डेट में कैसे डेवलप हुआ था। और ये ग्लोबलाइजेशन जो आप देख रहे हो, वो कैसे कैसे आपका हिस्ट्री से लेकर के आज प्रेजेंट वर्ल्ड में जो चीजें हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, तो पहले ये समझते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इंटरलिंकिंग ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इंटरलिंकिंग ऑफ होल वर्ल्ड। इंटरलिंकिंग ऑफ होल वर्ल्ड। जब सारा वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ जाता है, उसी टर्म को आप बोलते हो ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में आप लोग इसको पढ़ोगे, ट्रीटिंग ऑफ होल वर्ल्ड एज वन मार्केट, मतलब पूरे विश्व को एक मार्केट की तरह देखना, वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, वो इकोनॉमिकल टर्म हो जाता है। अब ये वर्ल्ड किस तरह से आपस में जुड़ा, कैसे सारी चीजें हुई, इन्हीं सब की हिस्ट्री को आपको देखना है। ठीक, तो ग्लोबलाइजेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन वी ऑफन रिफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज इमर्ज्ड सिंस द लास्ट 50 ईयर्स और सो। मतलब जो ये टर्म आप देख रहे हो, वो एक इकोनॉमिकल सिस्टम का टर्म हो जाता है, और जो आज से लगभग 50 साल पहले से शुरू हुआ था। ठीक, अब जब आप इसके हिस्ट्री पर ध्यान रखोगे, हिस्ट्री को अगर आप देखोगे, तो कैसे ये सारी चीजें डेवलप हुई थी। अब हिस्ट्री को अगर आप देखोगे, तो हुआ क्या, जब शुरुआत में ट्रेड हुआ करता था, क्या हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था। तो उस ट्रेड में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अच्छा, अब पहला ही क्वेश्चन आता है कि लोग मूव क्यों करते थे, सिर्फ ट्रेड के लिए तो नहीं, बहुत सारी चीजें होती थी जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करवाती थी, उनको मूव कराती थी। वो कौन कौन सी चीजें हैं, दिमाग में रखिए। पहला, नॉलेज के लिए, टू गेन नॉलेज, टू गेन नॉलेज, टू गेन नॉलेज। दूसरा, फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज, फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज, फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज। तीसरा, फॉर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, फॉर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। और जो फोर्थ पॉइंट आपका बनेगा, वो बनेगा टू एस्केप फ्रॉम इल ट्रीटमेंट। जैसे यहाँ पर प्रोसिक्यूशन लिखा हुआ है, तो प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, आपका इल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, टू एस्केप फ्रॉम इल ट्रीटमेंट, टू एस्केप फ्रॉम, अब कैसे है क्या है भी समझाता हूँ। फ्रॉम इल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ठीक है, इल ट्रीटमेंट। अच्छा, अब सुनिए। पहला, जब भी लोग मूव किया करते थे, तो किस चीज के लिए मूव करते थे, नॉलेज के लिए, कि एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव कर रहे हैं, तो वहां की चीजों के बारे में उनको जानकारी मिलती चली जाएगी और उनके नॉलेज को बढ़ेगा। प्लस कुछ लोग जॉब के लिए मूव किया करते थे, कुछ लोग किसके लिए मूव किया करते थे, जॉब के लिए मूव किया करते थे, कि अगर उनके एरिया में कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी जगह जाकर के, दूसरे देश में जाकर के वो जॉब करते थे, जो कि आज भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, प्लस अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, अपने रिलीजन को और जानने के लिए, जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, चाइना से बहुत सारे आपके ट्रेवलर्स जो थे वो इंडिया में आते थे। जैसे हर्षवर्धन के समय में आपको हुएनसांग मिल जाता है, गुप्ता जब डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर फाहियान आपको मिले होंगे। ठीक है,
उसी तरीके से जब आप इस्लामिक डायनेस्टी की बात करते हो, जब इस्लामिक डायनेस्टी इंडिया में आई थी, तो बहुत सारे ट्रैवलर्स जो थे वो इंडिया में आया करते थे। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपने सुना होगा कि वहाँ पे आपका मोरक्को से एक यात्री इंडिया में आया हुआ था, ठीक है? जिसका नाम था इब्न बतूता, ठीक है? वो इंडिया में आया हुआ था। किस लिए आया हुआ था? यहाँ पर उस धर्म के बारे में, उस रिलिजन के बारे में जानने के लिए इंडिया में लोग आया करते थे। प्लस अपने रिलिजन को प्रमोट करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह वो मूव किया करते थे, ठीक? तो यहाँ पर रिलिजियस एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, ठीक? और मान लो कोई एक कंट्री थी, जहाँ पर जो चीज़ें उनको मान लो किसी तरीके से उत्पीड़न मिल रहा है, किसी तरीके से उनको परेशानी हो रही है, किसी तरीके से उनको दिक्कत हो रही है, तो वहाँ से भी वो लोग मूव करते थे कि किसी अन्य देश में जाकर के, किसी और देश में जाकर के वो आराम से रह सके, ठीक है? अपना जीवन वहाँ पर बिता सके। तो टू एस्केप फ्रॉम इल ट्रीटमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री वहाँ से मूव कर जाते थे और दूसरी जगह जाकर के वो रहा करते थे, ठीक है? अच्छा, अब सुनिए, अब पढ़ लेते हैं इसको क्या कहता है। इतना समझ में आ गया? अभी तो आपने समझा कि व्हाई, अभी तो आपने क्या समझा है? व्हाई, क्यों ये लोग यहाँ से मूव किया करते थे, ठीक? अच्छा, जब ये मूव करते थे तो उनसे फ़ायदा क्या होता था? उनसे क्या सारी चीज़ें होती थी? इंडिया को क्या फ़ायदा होता था? इन सारी चीज़ों के बारे में अभी मैं बताता हूँ। व्हाई समझ में आ गया ना कि लोग क्यों मूव किया करते थे? ट्रेड तो एक एस्पेक्ट हो गया, बाकी की सारी चीज़ें भी हुआ करती थी, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। बट एज़ यू विल सी इन दिस चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। जो ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने का जो है वो बहुत ही लंबा इतिहास है, ठीक है? ऑफ ट्रेड, ऑफ माइग्रेशन, ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मच एल्स, ठीक? As we think about the dramatic and visible signs of global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phases through which this world in which we are lived has emerged. ठीक है, तो जो आज आप वर्ल्ड देखते हो, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आप जो देखते हो, वो किस तरह से इमर्ज हुआ, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टीडली मोर इंटरलिंक्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। ट्रेवलर्स, traders, priests, and pilgrims travel vast distance for knowledge, opportunity, and spiritual fulfillment or to escape from persecution. Persecution का मतलब मैंने आपको बताया इल ट्रीटमेंट होता है, उत्पीड़न हो जाता है, ठीक? तो एंशियंट टाइम से अगर आप देखते हो, बहुत सारे आपके ट्रैवलर्स हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते करते थे, प्रीस्ट्स हुआ करते थे, पिलग्रिम्स हुआ करते थे। पहले ये नाम आपको दिमाग में रखने, कौन-कौन हुआ करते थे? ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स और पिलग्रिम्स। ट्रैवल किया करते थे वास्ट डिस्टेंस, वास्ट का मतलब होता है काफ़ी लंबी दूरी तय किया करते थे। किस चीज़ के सर्च में? फॉर द सर्च ऑफ नॉलेज, अपॉर्च्युनिटी और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और या फिर एस्केप फ्रॉम परसिक्यूशन। ये हो गया आपका व्हाय। क्यों ये लोग ट्रैवल किया करते थे, ठीक है? अब जब ये ट्रैवल किया करते थे तो अपने साथ-साथ क्या लेकर के जाते थे? तो गुड्स लेकर के जाते थे, सामान लेकर के जाते थे, मनी लेकर के जाते थे, वैल्यूज़, वैल्यूज़ का मतलब होता है मूल्य, जो उनके कुछ मूल्य हुआ करते, जो सिद्धांत हुआ करते थे, ठीक है? उनको लेकर के ट्रैवल करते थे। प्लस उनके कुछ स्किल्स हुआ करते थे, आइडियाज़ हुआ करते थे, इन्वेंशंस हुआ करते थे और साथ ही साथ जर्म्स और डिजीज़ेज़ भी साथ में लेकर के जाया करते थे, ठीक है? तो अपने साथ-साथ वो लोग क्या-क्या चीज़ें लेकर के जाते थे? तो आप बोलेंगे गुड्स लेकर के जाते थे, अपने साथ मनी लेकर के जाते थे, जो भी उनके देश में चल रही है, मनी लेकर के जाते थे। तो अलग-अलग जगहों पर मनी के आपको साक्ष्य भी मिल जाते हैं, ठीक है? मनी लेकर के जाते थे, अपने कुछ वैल्यूज़ लेके जाते थे, जिससे वहाँ के सोसाइटी को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशंस को वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे, बढ़ाते थे, सारी चीज़ें होती थी। प्लस अपने कुछ स्किल्स होते थे, अपने क्या होते थे बेटा स्किल्स, जैसे स्किल्स की अगर आप बात करते हो, तो अभी सिल्क रूट के बारे में बताऊँगा। सिल्क का प्रोडक्शन सबसे पहली बार चाइना में शुरू हुआ। अब वो सिल्क का प्रोडक्शन जब लोगों एक जगह से दूसरी जगह गए, तो उन्होंने उस सिल्क के प्रोडक्शन को, जिसको आप सेरीकल्चर बोलते हो, पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आज वर्ल्ड के अलग-अलग जगहों पर आपको सिल्क का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है, इवन इन इंडिया, ठीक है? उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, उनके स्किल्स जो होते थे वो ट्रैवल करते थे, प्लस उनके कुछ आइडियाज़ हुआ करते थे। उनके कुछ क्या हुआ करते थे बेटा आइडियाज़, वैल्यू अलग होती है, मूल्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं वो अलग हो जाते हैं, सोच अलग होती है बेटा। आइडियाज़ होती है, उनके होते थे प्लस इन्वेंशन, कुछ नई खोजें किया करते थे, ठीक है? इन्वेंशंस लेकर के जाते थे प्लस इन्फॉर्मेशन लेकर के जाते थे,
जैसे क्लास 7th की अगर आप हिस्ट्री की बुक उठा करके पढ़ेंगे तो उसका चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आप देखोगे कि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो लोगों के ट्रैवल करने से ही चेंज हुई। तो वहाँ पर 2 मैप आपको देखने को मिलते हैं। पहले जो अल इद्रिसी का मैप आपको देखने को मिलता है वो उल्टा हुआ करता था। लेकिन जैसे-जैसे लोग भारत में आए, घूमे, एक जगह से दूसरी जगह मूव किए, इनको एग्ज़ैक्ट लोकेशन चीज़ों की पता चली। तो करीबन 700 साल 600-700 साल के बाद एक नया मैप बन कर के सामने आया था जो आज की डेट में मिलता है। मतलब 1154 से लेकर के 1720 तक की अगर आप बात करते हैं, तो लगभग इस बीच में सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन गेन की गई थी। कैसे गेन की गई थी? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, ठीक है? और अपने साथ-साथ बहुत सारे जर्म्स और डिसीज़ेज़ लेकर के जाते थे। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल आपको कोविड में देखने को मिल जाता है, जो आज के डेट की एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब कहाँ से निकला? क्या हुआ? विवादित है। माना जाता है कि चाइना से निकला ये। अब चाइना से अगर ये निकला है तो उसमें क्या है, अब जो लोग चाइना से देश विदेश के अलग-अलग कोने पर गए, यहाँ तक कि इंडिया आए, तो ये हर जगह क्या हुआ, कोविड फैलता चला गया, ठीक है? अब चाइना इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो वो तो अलग चीज़ है, ठीक है? लेकिन जैसा कि इन्फॉर्मेशन है, जैसी सूचनाएँ हैं, जैसा कि डेटा है, वो यही कहता है। तो ये जर्म्स या डिजीज़ेज़ की अगर आप बात करते हो, तो ये भी अलग-अलग जगहों से ट्रैवल किया करते थे लोगों के साथ ही साथ, ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया उनके साथ ट्रैवल करने वाली चीज़ें, ठीक? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब थोड़ा-सा ओल्ड में चलते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा-सा हम अपने पास्ट में। एज़ अर्ली एज़ 3000 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। An active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present-day West Asia. अब आज से अगर लगभग 3000 साल पहले हम जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में का ट्रेड हुआ करता था आपके वेस्ट एशिया से, जिसको आप बोलते हो मेसोपोटामिया। क्या बोलते हो बेटा? मेसोपोटामिया, वहाँ से ट्रेड हुआ करता था, ठीक है? तो अब ये ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ से लोग भी इधर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, प्लस मेसोपोटामिया से लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में आया करते होंगे। तो वहाँ पर भी इन सारी चीज़ों का लेन-देन हुआ करता था। वो भी अपने साथ मनी लेकर के आते थे। वैल्यूज़ लेकर के आते थे, स्किल्स लेकर के आते थे, आइडियाज़ लेकर के आते थे, इन्वेंशंस लेकर के आते थे और साथ-साथ जर्म्स और डिसीज़ेज़ भी लेकर के आते होंगे, ठीक? जो कि आज के डेट में भी आपको देखने को मिलता है। तो लेकिन वो लेवल जो था वो बहुत ही छोटा हुआ करता था। आज आप पूरे वर्ल्ड की बात करते हो। पहले कुछ ही एरिया में के लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। आज तो पूरा वर्ल्ड ही जो है वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इंडिया से लोग अमेरिका में जा रहे हैं, अमेरिका से लोग इंडिया में आ रहे हैं, ठीक? फॉर मोर देन अ मिलेनिया कौड़ीज़, ठीक है? हिंदी में जिसको कौड़ी बोला जाता है और जो शीशेल होते हैं बेटा, शीशेल जानते हो? जैसे आप लोगों ने अगर ऑयस्टर देखा होगा तो ऑयस्टर के ऊपर वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो परत होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत होती है उसको कौड़ी बोला जाता था बेटा। यूज्ड एज़ अ फॉर्म ऑफ करेंसी। शुरुआत में ये जो कौड़ी होती थी, जिसको कौड़ीज़ बोला जाता था, हम कहते नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी तुमको नहीं देंगे, तो कौड़ी यहाँ से निकला है टर्म, ठीक है? तो कौड़ी क्या होती थी बेटा? वो सीशेल हुआ करते थे, ठीक? अब इसका जो मान ये कहाँ से चला था बेटा? ये मालदीव से, ठीक है? कौड़ी का यूज़ कहाँ पर होता था बेटा? मालदीव से होता था और ये चाइना में इसके एविडेंसेस मिले हैं प्लस ईस्ट अफ्रीका में भी इसके एविडेंसेस मिले हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि मालदीव से ट्रेड चाइना और ईस्ट अफ्रीका में भी हुआ करता था प्लस इंडिया में भी हुआ करता था, ठीक है? तभी तो इंडिया में ये चीज़ ये टर्म जो है वो आपका प्रचलित हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। These long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as 7th century. ठीक है? 7th सेंचुरी से बीमारियाँ जो थी वो विश्व में फैलती चली जाती थी। जैसे ये कौड़ी आपका फैला है तो जर्म्स और डिसीज़ेज़ भी फैली थी। बाय द 13th सेंचुरी इट हैड बिकम द अनमिस्टेकेबल लिंक। 13th सेंचुरी तक आते-आते क्या हुआ? एक आपका अनमिस्टेकेबल लिंक बन चुका था पूरे वर्ल्ड के बीच में। अब यहाँ पर आपको एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। इमेज ऑफ शिप ऑन द मेमोरियल स्टोन ऑफ गोवा म्यूजियम का है और ये कब का है बेटा? 10th सेंचुरी का। सी का मतलब होता है बेटा कॉमन एरा, ठीक है? वहां पर बीसीई, बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और सी का मतलब होता है कॉमन एरा, ठीक है? फ्रॉम द 9th सेंचुरी इमेजेस ऑफ शिप्स appear regularly in memorial stones round in the found in the western coast indicating the significance of oceanic trade। अब यहाँ पर देखिए, ये देखो, ये आपको यहाँ पर शिप देखने को मिल रही है। ये उसके चप्पू हैं जिसको लोग चला रहे हैं, ठीक है? तो शिप्स के इस तरह के एविडेंसेस मिलते हैं, तो जो ये शो करता है कि लगभग आपके 9th सेंचुरी तक आते-आते 9th 10th सेंचुरी तक आते-आते जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हो गया था।
और वर्ल्ड जो था वो ग्लोबल वर्ल्ड होने के रास्ते पर निकल चुका था। ग्लोबल वर्ल्ड होने के रास्ते पर क्या था, वो निकल चुका था। समझ गए बात को कि नहीं समझे? ये शुरुआती है, ठीक है? और धीरे-धीरे ये चीज़ें और बड़ी होंगी और अभी तो कुछ रीजन्स में ही ये आपका ग्लोबल ट्रेड हो रहा है। फिर पूरा वर्ल्ड जो है वो इस ग्लोबल ट्रेड का एक जाल में आपका बनता चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अब आता है बेटा सिल्क रूट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका तरीका होता था पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का एंशिएंट टाइम में, ठीक? अब सिल्क रूट की अगर आप बात करते हो तो ये आपके चाइना को वाया वेस्ट एशिया कनेक्ट करता था यूरोप से। ये पहले तो इसको दिमाग में रखो। चाइना को कनेक्ट करता था वाया वेस्ट एशिया, वाया इंडिया कनेक्ट करता था किससे? यूरोप से। मतलब एशिया को कनेक्ट करता था, आप सीधे-सीधे बोलेंगे यूरोप से, ठीक है? यूरोप से, ठीक? अब सुनिए, सिल्क रूट आर ए गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री-मॉडर्न ट्रेड and cultural link between distant part of the world. ठीक, the name Silk Route points to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route, जो मैंने आपको बताया कि सिल्क जिसको आप सेरी कल्चर बोलते हो उसकी शुरुआत चाइना में हुई थी और चाइना में जब सिल्क का प्रोडक्शन हुआ और अलग अलग आपके डायनेस्टीज आ चुकी थी पूरे वर्ल्ड में, तो राजा महाराजा थे, पैसे की कमी नहीं थी, तो सिल्क की डिमांड उन्होंने करना शुरू किया। तो ये जो आपके चाइनीज सिल्क कार्गोज होते थे वो इस रूट से ट्रेवल किया करते थे। हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट ओवर द लैंड एंड बाई सी, knitting together the vast region of Asia and linking Asia with Europe and North Africa। ठीक, अब सुनिए, अब ये जो आपका था, तो पहले जब लैंड की आप बात करते हो तो लैंड का कनेक्शन आपका हुआ करता था शुरुआत में चाइना से, कहाँ का? यूरोप का। फिर उसके बाद से जब आपका सी रूट ओपन हो गया तो अब चाइना वाया एशिया, वाया वेस्ट एशिया बोल सकते हो, नॉर्थ अफ्रीका होते हुए ये कहां पर पहुंचता था? आपके यूरोप पहुंचा करता था, ठीक है? समझ गए बात को? चलिए अब आगे देखते हैं। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। मतलब जो आप कॉमन एरा या फिर क्रिश्चियन एरा आप देखते हो, जिसको आप एडी बोलते हैं, सीई बोलो या फिर एडी बोलो। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द एरा ऑफ क्राइस्ट। तो इसके लिए दो टर्म यूज किए गए हैं, एडी और सी। जैसे ध्यान समझो बेटा, जब आप एडी बोलते हो तो एडी का मतलब होता है इन द एरा ऑफ क्राइस्ट। तो मतलब ये थोड़ा सा आपका कम्युनल साउंड करता है। लेकिन बहुत सारे देश अगर आज के डेट में देखोगे तो सेकुलर होते हैं, तो उन्होंने एडी की जगह पर सीई का यूज किया और बीसीई, बीसी के जगह पर, बिफोर क्राइस्ट के जगह पर इन्होंने बीसीई का यूज किया, ठीक है? तो दोनों का मतलब लगभग सेम होता है, तो इसको समझिएगा। लेकिन टर्म क्या हो गए हैं आपके? चेंज हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे देश आज आज के डेट में वर्ल्ड में सेकुलर हैं, जैसे इंडिया भी आपका सेकुलर है। तो जब भी हम एडी या फिर बीसी का यूज करते थे तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की हम बात कर रहे थे ना, क्रिश्चियनिटी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन सेकुलर है तो सेकुलर का मतलब सारे रिलीजन हमारे लिए कॉमन रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्विवेलेंट रहेंगे। इस वजह से यहाँ पर एडी की जगह पर सीई का यूज करने लगे हैं और बीसी की जगह पर बीसी का यूज करने लगे हैं, ठीक? लेकिन समझिएगा बात को। तो क्रिश्चियन एरा के शुरू से ही इसके बारे में पता चलता है सिल्क रूट का, ठीक? और जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जब डायनेस्टी थी आपकी कनिष्क की, किसकी डायनेस्टी थी बेटा? कनिष्क की डायनेस्टी थी। तो उस समय सिल्क रूट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इंडिया में था, ठीक? तो कनिष्क का जो एम्पायर अगर आप देखते हो तो फर्स्ट सेंचुरी एडी से शुरू होता है। फर्स्ट सेंचुरी एडी से शुरू होता है कनिष्क का। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी एडी में तो कनिष्क ने सिल्क रूट पर अधिकार किया था ना, उससे पहले तो ट्रेड हुआ करता होगा ना। तो क्रिश्चियन एरा के पहले ही ये सिल्क रूट जो था वो आपका एक्टिव हो चुका था और लोग वहां से ट्रेड किया करते थे। समझ गया बात को? ठीक। और ये जो था वो बिफोर क्रिश्चियन एरा के, बिफोर आपका सीई के, बिफोर आपके फर्स्ट सेंचुरी एडी के से शुरू हुआ और ये लगभग चलता रहा कब तक? आपके 15th सेंचुरी तक। समझ गया बात को? फर्स्ट सेंचुरी एडी से पहले से शुरू हुआ, 15th सेंचुरी तक ये चलता रहा। बट चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट एज डिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम द इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, अब देखो चाइनीज पॉटरी जो होती है, अब देखो सिंपल सी बात है, या इस ये जो रूट था इससे सिर्फ और सिर्फ सिल्क का थोड़ी ना ट्रेड हुआ करता था। तो चाइना की जो भी पॉटरीज हुआ करती थी, जो भी आपसे हाथ से बनी हुई
जो भी आपके ऐसे कह सकते हो बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, वो भी ट्रैवल किया करते थे। वो एक तरह का स्किल हुआ ना, वो भी ट्रैवल किया करते थे और उसी रूट से इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा और स्पाइसेस, मसाले, ये भी ट्रैवल किया करते थे। ठीक? अच्छा, जब ये सारी चीज़ें ट्रैवल करती थी मतलब ये बेचने के लिए जा रहे हैं बेटा, वहाँ बिकेगी तो अब इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया या चाइना के पास क्या आएगा बेटा? पैसा आएगा। अब इन रिटर्न प्रीशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। मतलब यूरोप वाले के पास सामान पहुंचता था और यूरोप वाले हमें क्या देते थे बेटा? प्रीशियस मेटल दिया करते थे, पैसा दिया करते थे और वो किस फॉर्म में हुआ करता था? गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में हुआ करता था। अब समझ रहे हो बात को? तब जब इतना भयंकर ट्रेड हुआ करता था, इतना ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, इतना ज़्यादा वहाँ से गोल्ड और सिल्वर इंडिया में आ रहा है या फिर पूरे एशिया वाले रीजन में आ रहा है। इंडिया वाले रीजन में भी बहुत ज़्यादा आता था। तो भारत सोने की चिड़िया तो हो ही जाएगा बेटा। तो हमारे पास सामान बहुत सारे हुआ करते थे। हम उसे सप्लाई करते थे, उसके एवज में हमें गोल्ड और सिल्वर मिया मिला करते थे, पैसा मिला करता था। अब ये जो ट्रेड हो रहा है उसके साथ-साथ कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। जब ट्रेड होगा तो उसके साथ-साथ जो कल्चर होगा वो भी आपका साथ में चलता रहेगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी व्यापारी अगर यहाँ से ट्रैवल करते हुए यूरोप जा रहा है तो कुछ समय तक वहाँ पर रुकेगा। वो अपने कल्चर के बारे में वहाँ पर बताएगा। वहाँ से कुछ चीज़ें सीख करके वापस इंडिया में आएगा। प्लस अगर कोई यूरोप से, अफ्रीका से इंडिया में आ रहा है तो वो अपने कल्चर को लेकर के इंडिया में आ रहा होगा। प्लस यहाँ से कुछ सीख करके अपने देश में जा रहा होगा। समझे बात को कि नहीं समझे? तो जब भी ट्रेड होगा, जब ये सारी चीज़ें होंगी तो कल्चर का भी एक्सचेंज होगा ही होगा। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज almost certainly traveled this route to Asia, as did early मुस्लिम प्रीचर्स अ फ्यू सेंचुरी लेटर्स। ठीक है, अब उस समय जब क्रिश्चियन एरा की शुरुआत हो जाती है, क्रिश्चियनिटी आपके पूरे यूरोप में फैल जाता है, अफ्रीका के रीजन्स में आ जाता है, तो क्रिश्चियन के जो मिशनरीज होते थे, जो प्रमोटर्स होते थे, जो उस रिलीजन को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो भी इस रूट के थ्रू एशिया में आएंगे और अपने रिलीजन को प्रमोट करेंगे। फिर उसके बाद जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हो जाती है अरब वाले रीजन में, तो वहां से लोग आपके अफ्रीका जाएंगे, वहां से लोग आपके यूरोप जाएंगे, वहां से लोग इंडिया आएंगे और अपने रिलीजन के बारे में इंडिया में बताएंगे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज भी इसी तरीके से आए, प्लस जो मुस्लिम प्रीचर्स होते हैं वो भी इसी तरीके से इंडिया में आए थे। मच बिफोर ऑल दिस, इससे पहले बुद्धिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द सिल्क रूट। अब इसी रूट के थ्रू अगर आप देखोगे, अभी तो ये नई नई बात हो गई, ठीक है? इससे पहले अगर हम जाते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में जाते हैं, बिफोर क्राइस्ट हम जाते हैं, बिफोर कॉमन एरा जाते हैं, तो उस समय आपके गौतम बुद्ध आए, जिन्होंने ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न रीजन में, मतलब आपके यूपी और बिहार वाले रीजन में आपके बुद्धिज्म को प्रमोट किया। अब वो बुद्धिज्म जो था वो इसी रूट के थ्रू अलग-अलग रीजन में इंडिया से बाहर पहुंचा था। और वो किसके थ्रू पहुंचा होगा बेटा? इसी सिल्क रूट के थ्रू पहुंचा होगा। अलग-अलग, और आपका बुद्धिज्म जो कि इंडिया से निकला, आप चाइना में देखो, जापान में देखो, साउथ ईस्ट एशिया में देखो, बहुत सारे आपको ऐसे कंट्री मिल जाएंगे जो कि बुद्धिस्ट हैं। श्रीलंका पहुंच जाओगे, वो भी क्या हो जाएंगे? बुद्धिस्ट हो जाएंगे। ये सब किस चीज को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कल्चरल एक्सचेंज को, ठीक है? व्यापार होगा तो साथ ही साथ कल्चर का भी एक्सचेंज होता जाएगा ही। समझ गए बात को? चलिए, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड, ट्रेवलर, ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो। इसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है? आई होप अभी तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें हमने क्या बात किया? फिर से रिवाइज कर लेते, जल्दी से समराइज करते हैं। पहले आपने देखा कि हमने बात किया किसकी? ग्लोबलाइजेशन की बात की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटरलिंकिंग ऑफ द होल वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन एक इकोनॉमिकल टर्म होता है। जो ये टर्म आपको देखने को मिल रहा है वो लगभग आपके 50 ईयर से शुरू हुआ है। लेकिन जो ये टर्म अगर आप आज देखते हो, ऐसा नहीं है कि आज का नया है, बहुत पहले से वर्ल्ड में इस तरह के प्रोसेस हुआ करते थे। फिर आप आए कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। तो आपके सामने 4 चीज़ें हैं: फॉर द गेन ऑफ नॉलेज, फॉर मोर अपॉर्च्युनिटीज़, फॉर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, और चौथा हो जाता है टू एस्केप फ्रॉम इल ट्रीटमेंट। ठीक? उसके बाद से जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो अपने साथ-साथ क्या लेकर के जाते थे? तो अपने साथ-साथ गुड्स लेकर के जाते थे, मनी लेकर के जाते थे, आइडियाज़ लेके जाते थे, स्किल लेकर के जाते थे, वैल्यू लेकर के जाते थे, इन्वेंशंस लेके जाते थे और साथ ही साथ जर्म्स और डिसीज़ेज़ लेकर के जाते थे।
ठीक। फिर अब इंडिया की तरफ देखेंगे अगर, तो हमारे यहाँ पर लगभग आज से 3000 बीसीई में या फिर 3000 बीसी में आज से अगर जाएँगे, तो वहाँ पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, जो कि आपके वेस्ट एशिया जहाँ पर मेसोपोटामिया था, आज के डेट में अगर आप देखोगे तो इराक वाला रीजन हो जाता है। दजला फरात नदी है वहाँ पर, जिसको आज बोला जाता है टिग्रिस और यूफ्रेटिस बोला जाता है। उसी के रीजन में आपको मेसोपोटामिया देखने को मिल जाएगा, फिजिकल मैप में आप देख सकते हो अपने। तो मेसोपोटामिया वाले रीजन के साथ यहाँ पर व्यापार हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था। ठीक, जब ट्रेड हुआ करता होगा तो सीधी सी बात है, इनके बीच में भी बहुत सारी चीजों का लेन देन हुआ करता था। फिर आप कौड़ी की बात किए। अब कौड़ी के जो शुरुआत थी वो मालदीव से आपको देखने को मिलती है, लेकिन इसके एविडेंसेस अगर आप देखोगे तो चाइना में भी देखने को मिलते हैं और ईस्ट अफ्रीका में भी आपको देखने को मिलते थे। तो ये समझ में आता है, मालदीव से जो ट्रेड हुआ करता था वो चाइना तक हुआ करता था और ईस्ट अफ्रीका तक हुआ करता था। इंडिया में भी इस टर्म का प्रयोग करते हैं, तो इंडिया में भी यहाँ पर यूज किया जाता था। ठीक, फिर अब आते हैं एंशिएंट इंडिया में किस तरह से वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन चला, तो उसका एग्जांपल मिल जाता है सिल्क रूट का। सिल्क रूट की अगर आप बात करते हैं तो ये क्रिश्चियन एरा से पहले से शुरू था, वहां चल रहा था और लगभग 15 सेंचुरी तक ये चलता रहा था, 15 सेंचुरी एडी तक चलता रहा था। अब इसमें जो होता था, ये एक कल्चरल लिंक बोल सकते हो, एक ट्रेड लिंक बोल सकते हो, इससे व्यापार भी हुआ करता था, प्लस कल्चर का भी आपका एक्सचेंज हुआ करता था। ठीक, अब यहाँ पर ये लैंड से भी होता था और सी के थ्रू भी हुआ करता था। शुरुआत में लैंड से होता था, बाद में ये सी के थ्रू होता था। पहले ट्रेडर्स जाते थे यहाँ पर और अपने साथ-साथ कल्चर्स भी लेकर के जाते थे। अब ये जाते थे, उस देश के कल्चर को इन्फ्लुएंस करते थे। अगर किसी अन्य देश से उनके देश में कोई आ रहा है, तो वो भी वहाँ पर ट्रेड कर रहा है और उनके कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जिस वजह से पूरा देश एक, आप कहते हैं कि एक कटोरे में शामिल होता चला गया था और वह एक, समझो कि एक थाली का हिस्सा होते चले जा रहे हैं, जिस और उसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। समझे बात को? अब आपने देख लिया कल्चर को, देख लिया आपने, देख लिया किसको, ट्रेड को देख लिया। अब बात करेंगे हम अगली क्लास में फूड की, स्पेगेटी और पोटैटो की हम बात करेंगे। समझ में आ गई बात? तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।